ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसकी बनेगी सरकार, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में तस्वीर धीरे धीरे अब साफ होती नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो परिणाम निकल के सामने आया वो कह सकते हैं कि यहां पर एनडीए की आंधी चलती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन बड़े बहुमत की तरफ लगातार बढ़ रहा है और इस तरह के आंकड़े अभी आ रहे हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी भी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में नजर आ सकती है। कुल मिलाकर 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 125 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त वहां पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 210 सीटों पर 288 में से 210 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। विदर्भ के अलावा सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर कुल मिलाकर 6 इलाकों में महाराष्ट्र को हम बांटते हैं, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई का इलाका, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। तो उस हिसाब से सिर्फ विदर्भ एक ऐसा इलाका है वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा था उसके मुकाबले बहुत कमजोर। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए का, वो लगभग पूरे महाराष्ट्र में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी इन सब के बीच में अब चूंकि प्रतिक्रियाएं भी निकल के सामने आ रही है, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इस अब तक के रुझानों को लेकर, एक बार सुनिए। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। तो देखिए रुझान जिस तरह के आ रहे हैं उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। संजय राउत ने सीधे सीधे एक तरह से सवाल भी खड़े किए हैं और ये इशारा भी किया है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो ये कह रहे हैं कि जनता इस तरह का फैसला सुना ही नहीं सकती। वो शिंदे की पार्टी के लिए कह रहे हैं कि क्या शिंदे की पार्टी को 60 सीटें मिल सकती हैं। रविकांत मित्र जुड़ गए हैं, IBC 24 के एडिटर इन चीफ हैं। रविकांत जी, क्या लग रहा है जो संजय राउत इस वक्त कह रहे हैं वो, और दूसरा ये कि दोहरा शतक भी लगा दिया है और भी अब ये जो आंकड़ा है वो रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कैसे देखा जाए? देखिए, ये एकदम जिसको कहते हैं ना प्रचंड बहुमत, ये उस तरफ एनडीए या महायुति बढ़ती दिख रही महाराष्ट्र में। और आप बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए, 148 सीटों पर लड़ी और 125, ये ऑफिशियल है जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर है, 125 पर वो अकेले ज्यादा है, मतलब आगे लीड कर रही है। बिल्कुल। तो मतलब ये इस और जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो शिवसेना जो शिंदे वाली है वो 55 सीटों पर आगे है, और इसी तरीके से जो एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो लगभग 35 सीटों पर आगे है। तो ये बताता है कि वहां पर एक बहुत ही डिसिसिव मैंडेट जनता ने दिया है। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि महिलाओं का वोट परसेंट वहां पे बड़ा था, और जो महिलाओं के लिए जो लाड़की बहना योजना जो थी, लगता है उसने काफ़ी बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को फ़ायदा पहुंचाया है। इसके अलावा ओबीसी का वोट, क्योंकि वहां पर मराठा के रिजर्वेशन को लेकर बहुत आंदोलन चला और ओबीसी को उससे डर था कि उनकी जो वोट, जो उनको जो आरक्षण मिला है वो कम हो सकता है अगर मराठा को मिलेगा, लेकिन उन्हें लगा कि बीजेपी उनको बचा सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो भी फैक्टर हैं वो वहां पर, और बटोगे तो कटोगे, जो एक होने वाली बात थी, जो कांग्रेस ने पूरा एक नैरेटिव चलाया राहुल गांधी ने कि जाति जनगणना करेंगे और जिसको जितना है, और जो बीजेपी ने चलाया, चाहे उनके योगी आदित्यनाथ हो या मोदी, उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सारे जो फैक्टर मिलके जो प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी को दे रहे हैं और एनडीए को दे रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र के जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इस पर हम बातचीत लगातार करते रहेंगे और एरिया वाइज बाइफर्केशन करने की कोशिश भी करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की जो चीजें थी और उसके आधार पर जो परिणाम आ रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि ये भी महाराष्ट्र गए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये महाराष्ट्र गए थे चुनाव प्रचार के लिए, खासतौर पर विदर्भ के इलाके में प्रचार किया था। ओवरऑल बहुत सारे विषय पर उन्होंने बोला है, एक बार उनको सुनते हैं। शुरुआती रुझान आए हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा के अनुसार जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने बात कही। रवि जी, चूंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि इस बार के चुनाव खासतौर पर एनसीपी और शिवसेना
दोनों ही के लिए अग्नि परीक्षा और साथ ही मान सम्मान की लड़ाई भी थी, क्योंकि दो दो धड़ों में दोनों बट गए थे। इस बीच गठबंधन हुआ, एक महायुति, एक महाविकास अघाड़ी, और अब तक जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, आपने इसे बाइफरकेट भी किया, इन रुझानों के आधार पर क्या कुछ संदेश देने की कोशिश महाराष्ट्र की जनता ने की है, खासतौर पर इस दोनों गठबंधनों को, इन दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो जो शिवसेना का जो समर्थक है, जो कि काफ़ी कट्टर समर्थक है, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि उद्धव ठाकरे जाकर कांग्रेस और एनसीपी के गोदी में जाके बैठ गए, जिसके खिलाफ हमेशा उद्धव ठाकरे या शिवसेना वहां पर लड़ती रही है। बाला साहब ठाकरे हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे वहां पर। एनसीपी तो बाद में बनी पार्टी, लेकिन उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस से लड़ते हुए आगे आई। उन्होंने सारी उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी और एक नेचुरल गठबंधन था वहां पर हमेशा से बीजेपी और शिवसेना का, और वो काफ़ी सफल रहा। पिछले कई समय से, जब से लगातार शिवसेना की वहाँ पे सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, ये सबकी रही, केवल पिछली बार अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने से मना कर दिया, जबकि मैंडेट उन्हीं के पास था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर कर दिया। और हमेशा से शिवसेना का जो रहा बाला साहब ठाकरे के समय से कि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता था, वो कभी उस पद पर नहीं बैठे बाला साहब। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए और कोई उनका ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा जो कि ये कह सके कि हाँ जी आप एक तो खुद मुख्यमंत्री बन गए, आपके पास में कोई कंट्रोल नहीं, आप कांग्रेस के साथ जा मिले, आप उस एनसीपी के साथ जा मिले जिसकी कि हमेशा से शरद पवार की बाला साहब ठाकरे से कभी नहीं बनी। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये लगता है कि उस शिवसेना को समर्थन नहीं मिला है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक ठाक उनका शासन चला, और उनके साथ जो लोग गए उनके भी 55 लोग जीत रहे हैं, जितनी सीटें, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। तो ये जो देखता है, इसमें डिसिसिव आ गया। दूसरी तरफ उधर भी ऐसा लगता है कि परिवारवाद को नकार दिया। अगर अजीत पवार की पार्टी को ज्यादा समर्थन मिल रहा है, अजीत पवार इसीलिए अलग हुए थे कि उन्हें लगता था कि शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे कर देंगे और उनका जो मौका है वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है ये देखने के लिए कि परिवारवाद को, और जो आप जिन नीतियों से लड़ते हैं, अगर आप उसको नहीं अगर फॉलो कर रहे हैं तो जनता इस बात को आके देखती है। जी, और इन सब के बीच चूंकि आपने अभी बताया कि जनता ने वहां पर एक तरह से नकारा है शिवसेना यूबीटी को, और दूसरी तरफ कई सारे फैक्टर्स थे, इस पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम क्यों अलग आए थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच 3 घंटे की चूंकि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तो पूरा अपडेट एक बार दर्शकों को दे दें। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी के सुनील सोनी 7 राउंड की काउंटिंग के बाद 12,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से कांग्रेस के राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं, हालांकि यहां पर सिर्फ 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है और दूसरे राउंड में आकर उनकी जो लीड है वो महज 953 वोटों की रह गई है। विजयपुर सीट से बीजेपी के रामनिवास रावत, जो इससे पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, अभी मंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। करीब 7 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है। सबसे बड़ी जीत बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में मिलती हुई नजर आ रही है, जहां महायुति की सुनामी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, चूंकि रुझानों में सीधे तौर पर नजर आ रही है। 215 सीटों पर इस वक्त महायुति के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर 125 सीटों पर आगे चल रही है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन झारखंड ने भी चौंकाया है। झारखंड में बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए लगातार दूसरी बार अच्छी खबर नहीं है। यहां इंडिया गठबंधन जो है वो रुझानों में भारी बहुमत बनाता नजर आ रहा है, चूंकि 41 सीटें यहां पर जादुई आंकड़ा है और 51 सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं आगे चल रहे हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले इस वक्त करीब 122 सीटों पर आगे चल रही है। 148 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब आप स्ट्राइक रेट देखिए कि 148 पर चुनाव लड़ा और 122 से 125 सीटों पर उसके उम्मीदवार अगर आगे चल रहे हैं, तो करीब 82 से 83% की स्ट्राइक रेट यहां पर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। स्ट्राइक रेट का मतलब है कि आप कितनी सीट में लड़े और कितनों में आप जीत रहे हैं। मतलब आप 80% सीटें जिसमें लड़े उसमें जीत गए आप। तो वही मेरा सवाल था रवि जी कि अब से कुछ महीनों पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यूपी के बाद महाराष्ट्र एक वो राज्य था जहां पर चौंकाया था, चूंकि यहां पर विपक्षी गठबंधन ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, बीजेपी को नुकसान यहां पर हुआ था और उसके बाद इस तरह के परिवर्तन आए। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक दो चीजें हैं, बड़ी फैक्टर हैं। एक तो ये देखना, हमको ये इस बात की तारीफ करनी होगी कि बीजेपी चुनौती अगर लेती है तो उसको वो कोर्स करेक्शन करती है। जी एक मिनट, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की, यानी कि जश्न अब वहां पर शुरू हो गया है।
अब मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे, क्या रहेंगे, इस सब के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे के घर के बाहर अब कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। रवि जी अपनी बात देखिए, ये जो आपने कहा ना हल्के में कि मुख्यमंत्री का ये जो फैक्टर है ना, देखिए अधिकार पूरा अगर आप नतीजे देखें तो बीजेपी का ही बनता है। वो अपने अकेले दम पर इतनी सीटें जीत लाई है कि अगर वो पूरा खुद भी अकेले लड़ लेती, अगर इसी को देखें तो वो अकेले भी सरकार बनाने की स्थिति में होती अगर उसने पूरी सीटें लड़ी होती तो मुझे लगता है कि बनता वही है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, शाम तक क्लियर होगा। लेकिन जो आपने कहा कि लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था एमवीए ने, और ये तो मैं वही कह रहा था कि बीजेपी ने, एक आप हरियाणा का एग्जाम्पल देखिए जहां पर उसकी हार लगभग तय मानी जा रही थी, कितने ही पंडित सब इसको मानते थे कि वहां पे बीजेपी हारेगी, लेकिन चौंकाया। अच्छा, ये खबर आ गई है कि शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। जश्न की तैयारी हो गई है, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये बिल्कुल रेगुलर है। हर चुनावों के बाद हमने देखा है कि मोदी वहां पर आते हैं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद बोलते हैं। तो आज तो अगर इतनी बड़ी जीत हुई है तो पक्का तौर पे आएंगे ही आएंगे। तो हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने जीता, आरएसएस का साथ लिया, उसमें जीता। अब महाराष्ट्र में भी जो चुनौती मिली थी, जिसकी हमें आशा थी, महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। शुक्रिया। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इन्होंने ईवीएम के ऊपर अभी ठीकरा नहीं फोड़ा है और हार मान ली है। सुप्रिया श्रीनेत अगर हार मान ली है तो इनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी हार वहां पे हुई है। तो महाराष्ट्र को भी बीजेपी ने चुनौती के तौर पर लिया और उन्होंने जिस तरह की कैंपेन चलाई, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का तो मुख्यालय विदर्भ में नागपुर में है, तो उसका साथ मिला है ऐसा नजर आता है। और उन्होंने एकदम स्पेसिफिक चीजें की। देखिए, एक मराठा बड़ा फैक्टर था लोकसभा में। जो मनोज जरांगे हैं, उनके जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी की तरफ चला गया था और उन्होंने इस बार कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन चुनावों से पहले उन्होंने कहा जी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने वो मैदान से हट गए। अब वो मराठा का जो कंसोलिडेटेड वोट जो गया था वो बिखर गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा में वहां पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, एनडीए को। तो एक वो फायदा हुआ और एक महिलाओं वाला फैक्टर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब सारे एनालिसिस होंगे, काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी कि 6 से 7% वोट पड़ा महिलाओं का। और जो महिलाओं की योजना लाड़की बहना थी, जो कि ऑलरेडी पहले से सरकार ने वहां पे चला रखी थी, उसको लगता है कि एक मुश्त जो वोट है वो इनके पास एनडीए की तरफ चला गया। तीसरा, जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब मराठा आंदोलन चल रहा था तो जो ओबीसी वर्ग है उसको लग रहा था कि जो उसका 27% जो रिजर्वेशन है उसमें से काफी हिस्सा कहीं मराठा वालों के पास रिजर्वेशन में ना दे दिया जाए, तो उनको डर था। लेकिन बीजेपी उस आंदोलन को झेलती रही, मतलब इनकी सरकार झेलती रही, शिंदे इन्हीं की तरफ से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके ऊपर डिसीजन लिया। तो लगता है ओबीसी को यह लगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारा ये मामला बच सकता है, तो उन्होंने भी एक मुश्त इन्हीं को वोट दिया है। तो ये सब मिलकर लगता है कि एक प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। प्रचंड बहुमत की तरफ महाराष्ट्र में एनडीए बढ़ रहा है और वहीं झारखंड में इस वक्त एनडीए उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं, वो बहुमत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अनुराग सिंहदेव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और झारखंड में भी प्रचार के लिए पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ में विनया देशपांडे भी इस वक्त जुड़ गई हैं जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। तो सबसे पहले अनुराग जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनुराग जी, महाराष्ट्र में तो जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन आप चूंकि झारखंड भी गए थे, झारखंड से थोड़े से चौंकाने वाले परिणाम भी हैं और थोड़े से परेशान करने वाले परिणाम भी है। ओवरऑल अब तक की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए, जैसी अपेक्षा थी उसके मुताबिक ये रुझान और ये रिजल्ट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में तो एक तरफा स्विंग है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में जरूर थोड़ी सी एक स्थिति है जिसमें हम थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और परिणाम आने दीजिए तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, दोनों जगह पर जो जनता का संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो कूटनीतिक राजनीति है, जो उनकी राष्ट्र विरोधी राजनीति है, उससे वो उकता चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के तरफ
जनता उन्मुख हो रही है, ये बहुत स्पष्ट रूप से रुझान दोनों जगह दिखाई पड़ रहा है। बाई इलेक्शंस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं। खुद रायपुर में बहुत अच्छा रिजल्ट्स, हम पिछले बार की तरह, जबकि यहाँ तो कम मतदान था, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। राम पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया अब तक के रुझानों को लेकर? महाराष्ट्र में तो लगभग सुपड़े साफ होने की स्थिति है, प्रचंड बहुमत की तरफ इस वक्त एनडीए आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत नहीं बोलते, प्रचंड बेईमानी बोलते हैं इसको, प्रचंड गुंडागर्दी बोलते हैं। प्रचंड इसमें अदानी का पैसा लगा है। प्रचंड इनके विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। प्रचंड बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो प्रचंड रूप से बेईमानी हुई है, उसको प्रचंड बहुमत नहीं कहा जाता। राम पांडे जी, झारखंड में आपके पक्ष में है, वहां पर भी इसी तरह से कुछ बेईमानी की बात करेंगे आप? अरे तो ये झारखंड की जनता ने तो मुंह पर तमाचा दिया है इनके। हेमंत सोरेन को जेल में इन्होंने डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत डाला है, ठीक है। तो ये जबकि अदानी को जेल में डालना चाहिए, वो बाहर घूम रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं जनता को। तो झारखंड में भी हम 81 की 81 से कुछ देर पहले राम पांडे जी, आपकी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात आकर कही, स्वीकार किया कि महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे पक्ष में नहीं गया, उन्होंने उस फैसले को स्वीकार किया। आप भी कह रहे हैं कि वहां की जनता। नहीं, राम पांडे जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कांग्रेस का। देखिए, लोकसभा में आप वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, आप जीते वहां पे, ठीक है जी। लेकिन अब अगर आप हार रहे हैं, तब आपको जनता ने दिया, आपके मामले में समझा होगा। उस समय आप खुश थे, तब तो कोई क्या कहते हैं प्रचंड बेईमानी नहीं थी, तब तो नहीं था। लेकिन अब अगर आप हार रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप लोग की समस्या यही है कि आप इस चीज को समझते नहीं है, फैक्टर को क्या करना है। आप इस तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। अभी जो जिस तरीके से बीजेपी को अकेले वहां पे मिल रहा है, तो उसमें उनका कुछ तो रहा होगा कि सार। तो फिर तो झारखंड में भी हम मान के चलें कि जो आपको जितनी सीटें झारखंड में मिल रही हैं, आपके सहयोगी को मिल रही हैं, तो आप लोग ने वहां पे प्रचंड बेईमानी की है। ऐसा नहीं होता ना, मापदंड एक ही रखेंगे ना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नहीं मानेंगे ना अपने हिसाब से। जी, जैसे मुझे अभी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, वैसे जनता को डराया धमकाया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि एक आदमी बोल रहा है और उसको बीच में नहीं बोलने दिया जा रहा है, सही बात नहीं बोलने दी जा रही है। ये कम से कम 2-3 लाख वोट की तो बेईमानी सांसद की सीट पर करते हैं, और 25,000 से 50,000 की सीट की बेईमानी के विधानसभा में करते हैं। यदि इनकी जो जीत है 25, 30, 35,000 से होती है, तो वो इनकी जीत नहीं होती है। ये बेईमानी हर जगह करते हैं। मैं विजयपुर विधानसभा में था, वहां गोलियां चलाई गई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। यूपी में आपने देखा होगा, जो कांग्रेस का वोटर था, उसके सामने पुलिस वाले बंदूक ताने हुए खड़े। ये कहीं ऐसे चुनाव होता है क्या? एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन एक दिन पहले विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, 15 करोड़ रुपए बांट रहा है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो बाहर घूम रहा है। चलिए, हमारे साथ में विनया देशपांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र से हैं, बहुत जमीनी रिपोर्टिंग वहां पर उन्होंने की, इस चुनाव को बहुत करीब से उन्होंने देखा, उनसे जानते समझते हैं। विनया देशपांडे जी, अभी आपने यहाँ पे दोनों ही प्रवक्ताओं की वक्तव्य को सुना और राम पांडे जी को भी सुना। आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र के ये जो रुझान आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, इसके पीछे आप किस तरह की वजह मानते हैं, क्या कारण रहे? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये मानती हूँ कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो स्वॉट एनालिसिस किया गया, हर पक्ष ने वो किया, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में हमने देखा कि महायुति ने वो सबसे ज्यादा किया। क्यों है जो हमें कम सीटें मिली, क्या है जिसकी वजह से हम सीटें बढ़ा पाएंगे, इसका जो एनालिसिस है वो महायुति यानी कि भाजपा प्रणीत शिवसेना शिंदे गुट हो या राष्ट्रवादी अजित पवार गुट हो, उन्होंने किया। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने, हमने देखा कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जो है वो लाई गई। इसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए गए। इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र की जो एलिजिबल महिलाएं हैं, उनके खाते में 7,000 रुपए जमा हो गए। अब भाजपा सहित शिवसेना और राष्ट्रवादी पक्षों का ये मानना था कि इसकी वजह से जो साइलेंट वोटर है, जैसा मध्य प्रदेश में इंपैक्ट हुआ, उस तरीके का साइलेंट वोटर भाजपा के साथ जुड़ जाएगा। उसका हमने इस इलेक्शन में देखा। अगर हम 20 तारीख के इलेक्शन जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उनका एनालिसिस करें, तो महिलाओं की तादाद जो वोटिंग है उसमें काफी बढ़ी हुई हमको दिखाई देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा ये है कि हालांकि लोकसभा के वक्त हमने देखा मराठा आरक्षण का विषय हो या
प्याज का विषय हो, इन दोनों ही विषयों की वजह से भाजपा और गठबंधन में जो पक्ष हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद उन पक्षों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और चाहे ओबीसी समाज ने हमेशा ही भाजपा को सपोर्ट किया हो, लेकिन इस बार भाजपा ने ये कोशिश की जो छोटे छोटे जाति प्रजाति के ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचा जाए, उनकी मांगे समझी जाए और उनके लिए कुछ किया जाए। तो कैबिनेट बैठकों में हमने देखा कि काफी छोटे छोटे जो जाति ग्रुप्स हैं उनके लिए महामंडल बनाए गए, उनके लिए कुछ ना कुछ चीजें राज्य सरकार की तरफ से दी गई। तो ये जो पॉलिटिक्स है जहां पे टिपिकल माधव फॉर्मूला पे डिपेंडेंट ना रहते हुए भाजपा हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, उन पक्षों ने जो छोटे छोटे जाति के ग्रुप्स है, विशेषकर भाजपा ने उन जाति ग्रुप्स को अपनी तरफ खींचने का जो प्रयास किया, उस वजह से भी हमने ये इम्पैक्ट देखा है। और भले ही कैंपेन के दौरान हमने देखा कि बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, इस प्रकार का नरेटिव चाहे बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा हो अजित पवार के लिए मुख्यतः, क्योंकि अजित पवार ये नेचुरल अलायंस पार्टनर नहीं है महायुति में। वो जब जुड़े तब संघ से लेकर भाजपा के अंतर्गत फलियों में भी उसका हमको गुस्सा दिखाई दिया। और भले ही ये जो एक है तो सेफ है नरेटिव जो है वो अपने अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं रहा, लेकिन भाजपा के लिए उनको ऐसा लगता है कि वो मुद्दा उनके लिए काम कर गया। तो मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो उन्होंने खुद का एनालिसिस किया अपना कि क्या करने से हमारे वोट बढ़ेंगे, उसके बाद जो आउटरीच किया। तो विनया जी, जैसे आप बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर महाराष्ट्र में हार मिली थी, वहां पर एक पूरी रणनीति के साथ में एनडीए गठबंधन ने चुनाव को लड़ा, जमीन की परिस्थितियों को देखा। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से एमवीए का प्रदर्शन हुआ है, चूंकि यहां पर उम्मीद बहुत वो कर रहे थे कि अब लोकसभा चुनाव में हम जीते हैं तो उसी तरह का प्रदर्शन यहां पर होगा, वहां किस तरह की गलतियां रही, वहां किस तरह की कमियां रही, आप इसका आकलन कैसे करती हैं? एमवीए का मुझे लगता है सबसे बड़ा जो शॉकर महाराष्ट्र में है वो है कांग्रेस का, क्योंकि हमने जब ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग किया था द हिंदू के बतौर, हमारे जब मैं खुद या मेरे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए विशेषकर विदर्भ में, विशेषकर मराठवाड़ा में शायद ज्यादा अच्छी सीटें आएंगी। तो हालांकि हमने देखा कि उद्धव ठाकरे शायद कम सीटें लाए, ये सबकी अपेक्षा थी। शरद पवार का स्ट्राइक रेट इस बार अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा के वक्त शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% था। 10 सीटें वो लड़े, उसमें से 8 सीटें वो जीत के लाए। इस बार वो स्ट्राइक रेट उस तरीके का अभी नहीं लग रहा है, जो अभी के शुरुआती रुझान है, लेकिन आधे पौने घंटे में हमको शायद क्लियर पिक्चर लग जाएगा। महाविकास आघाड़ी का मुझे लगता है सबसे बड़ा खामियाजा ये रहा कि चाहे उनकी शुरुआत अच्छी रही, सीट शेयरिंग टॉक्स जब उनके शुरू हुए तब ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी में कम प्रॉब्लम्स हैं महायुति के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे जैसे सीट शेयरिंग टॉक्स आगे बढ़ते गए हमने देखा कि इतने अलग रुझान बढ़ते गए, विशेषकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में, कि सीट शेयरिंग को लेकर वो अंडरस्टैंडिंग बरकरार नहीं रहा। ठीक है, राम पांडे जी, देखिए कितना बेहतरीन एनालिसिस विनया पांडे जी ने किया है, जिनकी पूरी टीम और वो स्वयं भी जमीन पर हैं। उन्होंने बताया कि किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के उस नतीजों के बाद से ही एनडीए ने काम करना शुरू कर दिया और कहां एमवीए की तरफ से गलतियां हुई, कमियां रहीं। राम पांडे जी, अब क्या कहेंगे इस पूरे एनालिसिस को सुनने के बाद? देखिए, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जब वो जनता के बीच में गई थी तो जनता कांग्रेस के साथ थी, जनता महाविकास आघाड़ी के साथ थी, तो फिर परिणाम वैसा क्यों नहीं आ रहा? वोट तो जनता ही देती है ना। जब जनता कांग्रेस के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है, और जब काउंटिंग हो रही है तो वोट नहीं निकल रहा है। अब ये तो आपके चैनल वाले कह रहे हो, लगभग सभी चैनल वाले ये कहते हैं। और हरियाणा में तो हर एक ने कहा था, जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी वहां तो कि कांग्रेस जीतेगी। भाई जनता कहती है कांग्रेस जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अजीत पवार 72,000 करोड़ का आरोपी है, तो वो तो अजीत पवार की तो एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। राम पांडे जी, जनता साथ में थी, चूंकि लोकसभा के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता साथ में थी,
लेकिन उसके बाद जी, में जी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जमीन पर काम किया उस जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, और यहां से एमवीए में इसे कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि जनता तो हमारे साथ में है, जमीनी हकीकत से दूर रहे, और यही इस तरह के परिणाम निकल के आ रहे हैं। मानते हैं इस बात को? कहाँ किया था ना, नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए थे शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन करने। कैसा काम किया था, पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने नहीं। शिवाजी के पैर कहीं पड़े थे, हाथ कहीं पड़े थे, गर्दन कहीं पड़ी थी, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने उस मूर्ति का उद्घाटन किया था ना। तो कहीं ऐसा कहीं कोई काम होता है कि हाँ इन्होंने रिश्वत जरूर दी, ठीक है, जनता को खरीदा जरूर। वही 2-4 अभी आपके चैनल पर ही सुन रहा था कि वो 2-3 महीने से 1500 रुपए दे रहे थे, तो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से रिश्वत दी गई थी। विनोद तावड़े दे रहे थे, वो अदानी के और बीजेपी के माध्यम से पैसा दे रहे थे। तो अल्टीमेट जनता को इन्होंने खरीदने का प्रयास किया ना। गरीबी है ना, इस बात को मानते हैं, नहीं तो जनता 1500 रुपए में वोट नहीं देगी। यदि विनोद तावड़े कितना भी वो पैसा बांट ले, जनता वोट नहीं देगी। जनता गरीब हो चुकी है, इतनी गरीब हो चुकी है जनता को, ये लगता है कि 1500 रुपए आ रहे हैं, कम से कम हो सकता है इस 1500 अनुराग जी, आपकी प्रतिक्रिया इस का पर? खर्चा चला लें। अनुराग जी, आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे वोटों को खरीदने का काम किया महाराष्ट्र में, इसलिए इस तरह के परिणाम आए। हितेश जी, मुझे लग रहा है कि राम पांडे जी ने झारखंड का एनालिसिस नहीं किया है। झारखंड की सरकार ने इनके क्या किया, महिलाओं के नाम पर खाते में पैसे डाला कि नहीं डाला ये बता दें। तो इसका अर्थ ये है कि ये वही काम कर रहे थे जो आरोप ये लगा रहे हैं। अब ये महाराष्ट्र में इनके पांव खिसक रहे हैं, ये हर रहे हैं, तो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके की राजनीति देश के अंदर शुरू हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो हितग्राही मूलक विषय है, और खासतौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं अलग अलग तरीके से केंद्र ने भी लागू की थी कई बार, और कई बार आप देखेंगे कि दिल्ली में शुरू हुई है कि इस तरीके के यूनिट्स पर पैसे दिए जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ये काम यदि कोई पार्टी कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, या वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये इनकी आदत है, राम पांडे जी और इनकी पार्टी की आदत है कि जब भी हार होती है तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और अब तो मैं तो इनका धन्यवाद कर रहा हूं कि ईवीएम पर अभी तक नहीं बरसे हैं, क्योंकि अभी तक तो इनको ईवीएम पर बरस जाना चाहिए था, लेकिन अभी झारखंड की कुछ संभावना इनको दिखाई पड़ रही है, इसलिए ईवीएम के खामियों पर बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, चलिए झारखंड पर भी लगातार बात करेंगे, क्योंकि झारखंड की चीजें भी लगातार आ रही है, और जैसे हम लगातार ये कह रहे हैं कि झारखंड पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 218 सीटों पर इस वक्त एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जो 3 उपचुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण, उसमें से एक सीट बुधनी, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभी आगे हैं, और बाकी दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी है, तो किसकी सरकार बनेगी लगातार हम बात कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र की तस्वीर लगभग अब साफ होती नजर आ रही है, लेकिन झारखंड में अभी भी कांटे का मुकाबला इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि आप इन फिगर्स को अगर बाइफरकेट करते हैं तो वहां पर भी कांटे का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त एनडीए गठबंधन 30 सीटों पर इस वक्त झारखंड में आगे हैं, और इंडिया गठबंधन जो है वो 49 सीटों पर इस वक्त आगे उनके उम्मीदवार चल रहे हैं। महाराष्ट्र में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, एनडीए की आंधी यहां पर चली है। लेकिन अगर सिर्फ झारखंड की बात करें तो झारखंड में 49 सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, और इन 49 में से भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की बात करें तो वो 29 सीटों पर 29 सीट्स पर इस वक्त आगे है। एनडीए के उम्मीदवार 30 सीटों पर आगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन 30 में से अकेले 27 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के बीच में अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिर्फ 2 सीटों का ही अंतर है। जो पूरा पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, उनसे हम चर्चा कर ही रहे हैं। रवि जी, इन सब के बीच झारखंड पर चर्चा जरूरी है, भले ही इस वक्त ओवरऑल फिगर इंडिया के साथ है, लेकिन अगर आप बाइफरकेट करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। देखिए क्या है, अभी अगर हम महाराष्ट्र को मान रहे हैं क्योंकि 11:30 का समय हो गया है, और इस समय तक जो चीज़ें सेट हो जाती हैं, नतीजे लगभग उसी तरफ जाते हैं। 11:30 के बाद जो है 2 से 5% का अंतर पड़ता है इधर या उधर। तो मेरा ये मानना है कि झारखंड में चूंकि इंडिया गठबंधन साथ लड़ा था, झारखंड मुक्ति और कांग्रेस साथ लड़े थे, और वो एक डिसिसिव विक्ट्री पे हैं, क्योंकि 41 वहाँ पर मार्क है, 49 पे ऑलरेडी वो हैं। अगर 2-3 ऊपर नीचे होता है तब भी मुझे लगता नहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गवर्नर बुलाएगा नहीं, अभी भी जेएमएम भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर उसमें भी हम देखें तो यहाँ पर जो
इंडिया गठबंधन है उसने एक अच्छी बढ़त ली है और लगता है कि ये सरकार बनाने में आगे कामयाब हो जाएंगे। इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक तो हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ऐसी बहुत नाराजगी नहीं थी, आदिवासियों का वोट उनके पास था। आदिवासी को रिझाने के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की, घुसपैठियों का डर दिखाया, रोटी बेटी माटी वाली उन्होंने एक पूरा नैरेटिव शुरू किया, लेकिन हुआ नहीं। उस इधर ऑलरेडी वो महिलाओं को एक स्कीम के तहत पैसा दे रहे थे, तो ये महिलाओं का फोर्स भी उनके साथ रहा। और जो झारखंड में उनको जेल भेजा गया वो लगता है कि उल्टा पड़ा, एनडीए पे पॉजिटिव नहीं गया उनको। क्योंकि देखिए आज के जब मैं कई बार कहता हूँ कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा रह नहीं गया जनता के जमाने दिमाग में, और झारखंड की एक हिस्ट्री रही है, लॉन्ग हिस्ट्री रही है भ्रष्टाचारी नेताओं के मामले में, तो वहां पर ये नॉर्मलाइज्ड है। तो लगता है कि कोई ज्यादा गलती नहीं की वहां पर, इसलिए जनता ने दोबारा से उन्हीं को सरकार सौंपने का मन बनाया जो वहां पर सरकार में थे। वहां पे एनडीपी और बीजेपी ज्यादा असर नहीं कर पाई। जी, अनुराग सिंहदेव जी लगातार चूंकि बने हुए हैं, और अनुराग सिंहदेव जी इसलिए भी महत्वपूर्ण चूंकि झारखंड वो चुनाव प्रचार के लिए गए, कई अहम जिम्मेदारियां उन्हें वहां पर दी गई थी। अनुराग जी, ये जो खासतौर पर अगर झारखंड की बात करें, ये जो इस वक्त रुझान दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रही है, कहाँ कमी रह गई? चूंकि लगातार रोटी बेटी माटी का एक रूप में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं। सरकार पर फिर से जनता ने भरोसा जताया है, अभी तक की स्थिति यही है, क्या वजह? देखिए, झारखंड में एक बड़ा विषय था जो हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से इस चुनाव में उठाया था, वो था कि घुसपैठियों को जो बसाने का काम है, और इसको लेकर एक बड़ा कैंपेन बीजेपी ने चलाया था, और वास्तव में वो एक गंभीर मुद्दा है वहां का। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से झारखंड में पिछले सरकार में कन्वर्शन हावी हुआ, धर्मांतरण हावी हुआ, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के तर्ज पर डेमोग्राफी को चेंज करने की राजनीति वर्तमान इंडिया सरकार ने की है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण से एक कहीं ना कहीं डेमोग्राफी में उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये विषय हमने उठाया था, उस समय गंभीरता से उठाया था जनता के सामने, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी 1-1.5 घंटे और बचे हैं। 1-1.5 घंटे में आप देखेंगे थोड़ा हम निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी पूरे पलामू क्षेत्र की जो सीटें हैं उसका पूरा रुझान ठीक से नहीं आया है, और इधर हम अच्छी खासी बढ़त लेने की स्थिति में है। तो बीजेपी ने अपने एजेंडे के आधार पर जो काम किया था वो वास्तव में कहीं ना कहीं फैक्टर रहा है झारखंड में। और मैंने कहा कि जैसे राम पांडे जी बोल रहे थे कि महिलाओं वाला विषय, तो महिलाओं का विषय हम छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्ट्रेटजी में था कि महिलाओं को हमको लुभाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये योजना पहले आरंभ करके उसमें पैसे देने आरंभ किए। तो उसका एक फैक्टर जो बीजेपी को उसका लाभ ज्यादा मिलता, तो कहीं ना कहीं उसमें भी काउंटर हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि महाराष्ट्र पे हम चर्चा करें, तो जैसा विनया जी ने भी बताया कि वहां पर माझी लाडकी योजना जो है उसका बड़ा असर देखने को मिला, चूंकि योजना पहले शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश में हमने इस तरह का एक चीज देखा है कि इस तरह की चीजें हुई है। अब यही बात वहां पर भी चूंकि महिलाओं के लिए जो योजना चलाई सरकार ने उसका असर हुआ, तो क्या ये माने कि दोनों ही राज्यों में महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में निकल के सामने आया है? हितेश, दोनों ही राज्यों में नहीं, ये मध्य प्रदेश के बाद से जो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चलाई, जो कि सफल रही और इतना वोट गया जी, उसके बाद अगर आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में हम बैठे हैं, यहाँ पर योजना अनाउंस करने के साथ साथ बीजेपी ने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए थे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भरते थे, उनको एक दिल्ली से फोन आता था, हाँ जी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, महिलाओं को लगता था जी अब तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरा एक तरफा, तो ये एक स्ट्रेटेजी थी सोची समझी। जब 2 राज्यों में सफल हुई तो उन्होंने बाकी राज्यों में भी उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया, चूंकि एक 40-50% का एक बड़ा वो होता है, वोट शेयर होता है, जो साइलेंट वोटर हम जिनको कहते हैं कि महिलाएं। और हमने ये देखा कि हरियाणा में भी अच्छी वोटिंग की महिलाओं ने, और महाराष्ट्र में तो 6 से 7% ज्यादा महिलाओं का वोट बढ़ गया। ओवरऑल वोटिंग परसेंट भी बढ़ा, लेकिन महिलाओं का वोट शेयर उसमें काफी बढ़ा। तो ये एकदम सोची समझी रणनीति है बीजेपी की, जो कि उसे लगता है कि सक्सेसफुल। अगर हम झारखंड में भी उसको अगर देखें तो वहां की जो सरकार थी वो ऑलरेडी इस योजना को समझ के शुरू कर चुकी थी, तो उसको भी फायदा हुआ। तो ये एक मुश्त, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस परिवारों में ये पैसा जाता है उनकी मंथली इनकम कितनी होती होगी, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार अगर देखें छोटे में, अगर उसमें 1,500, 2,000 उन्हें मिल रहा है। हमने यहाँ पे केस स्टडी देखी
कि मध्य प्रदेश में कि उसका कैसे उनको फायदा होता है, तो इसका असर वोट पर जरूर पड़ता है, जो दिख रहा है। रवि जी, कल्पना सोरेन के नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा लगातार होती रही, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक उनका नाम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर रहा है, और चूंकि महिलाओं ने जिस तरह से महिलाओं के लिए योजना चल रही थी उसने इसमें यहाँ पर काम किया। अब आने वाले समय में अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ, सरकार बनती है, तो क्या आप कुछ नई भूमिका में देख सकते हैं उनको? देखिए, कल्पना सोरेन अभी कुछ समय पहले तक तो पीछे थी अपनी सीट पे, लेकिन आगे उन्हें मुझे लगता नहीं कि वो हारेंगी। और जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के, कल्पना सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आई थी। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरीके से उनके सभाओं में भीड़ जुटी, तो एक उन्होंने अच्छी पीछे से संभाला हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। तो इसका फायदा तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को झारखंड में हुआ है, और उनकी स्ट्रेटेजी उसमें सफल हो गई। देखिए, यही तो चुनाव है। अगर वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबक सीखकर लोकसभा की हार से अगर कुछ किया, तो झारखंड में भी इन्होंने सबक सीखा कि हमें क्या फायदा दे सकता है, उस पर वो आगे बढ़े। राम पांडे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा अच्छा यहाँ पर आकलन रवि जी ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें वहां पर रही, वैसे ही यहाँ पर झारखंड में उस तरह की रणनीति के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा। हेमंत सोरेन सरकार ने के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, आरजेडी साथ में थी, इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। क्या ये फैक्टर मानते हैं? आपको लगता है कि कुछ और भी कारण रहे? देखिए, सारे डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि 2014 के बाद हमारे देश में गरीबी बढ़ी है, और गरीबी इस हद तक बढ़ी है कि लोग 1200-1500 रुपए में हमारे देश की गरीब महिलाएं वोट दे देती हैं। 5 किलो राशन पर हमारे देश के लोग वोट दे देते हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। तो ये बात तो तय हो गई है। और ये मोदी जी ने स्वयं ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा कम होती है। तो नरेंद्र मोदी जी की तो गरिमा 0 हो चुकी है, क्योंकि डॉलर 84 रुपए भी क्रॉस कर चुका है। और जब इन्होंने ये डायलॉग दिया था तब डॉलर कम से कम 30 रुपए कम था, 55-60 के आसपास था। तो प्रधानमंत्री की तो वैल्यू 0 हो चुकी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो प्रधानमंत्री के नाम से कोई वोट नहीं मिल रहा है। वोट किससे मिल रहा है? चाहे वो लाडली बहना के माध्यम से पैसा जा रहा हो, चाहे 5 किलो राशन के माध्यम से पैसा जा रहा हो, चाहे इनके महासचिव विनोद तावड़े पैसा बांट रहे हो, चाहे अदानी का पैसा बट रहा हो, चाहे विधायकों को पैसा देकर खरीदा जा रहा हो। महाराष्ट्र के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार बनी रहती। जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र की सरकार को गिराया था, विधायकों को खरीद कर गिराया था, वो गलत काम किया था। झारखंड की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बारे में भी कहा कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को जेल में गलत डाला। आप देखिए, हेमंत सोरेन जेल में गए, उन्होंने अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता चंपन सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अदानी के पैसे के माध्यम से चंपन सोरेन को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड की जनता ने इतना प्रचंड रूप से वोट दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पैसे देने के काम थे, चंपई सोरेन को खरीदने के काम थे, जितनी भी गुंडागर्दी थी, वो उस हद तक झारखंड में सफल नहीं हो पाई जो इनकी महाराष्ट्र में सफल हो गई। अजीत पवार को मोदी जी ने स्वयं ने कहा था ना कि ये 72,000 करोड़ का घोटाला किया है। अब बताइए, अजीत पवार की तो एक सीट भी नहीं आनी चाहिए थी यदि मोदी जी की 1% भी। राम पांडे जी अपने मुताबिक यहाँ पर आकलन कर रहे हैं, चूंकि झारखंड में उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहां की जनता ने अच्छा अपना समर्थन दिया है, इस वजह से सरकार बन रही है। और महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे घोटाले घपले हुए, गड़बड़ी हुई, इसलिए इस तरह के परिणाम निकल के आए। बहरहाल लगातार हम इन आकलन पर बात कर रहे हैं, जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, ये क्या कहते हैं, वहां की जनता ने क्या मैसेज देने की कोशिश की, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो 3 सीटें हैं उस पर भी वर्तमान में क्या स्थिति है, तमाम तरह का अपडेट लगातार जारी है। किसकी सरकार, अब लगभग साफ हो गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर वर्तमान सरकार पर ही जनता ने भरोसा जताया है। महायुति प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने जा रही है, तो झारखंड में भी इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने की स्थिति बन रही है। 50 सीटों पर इस वक्त उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 49-50 के आसपास लगातार यह आंकड़ा बन रहा है। इन सब के बीच अब 3 जो महत्वपूर्ण सीटें थी उपचुनाव वाली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, उसका अपडेट भी आप सामने रख दें। चूंकि बुधनी सीट वो थी जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार पटेल बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब यहां पर भी बाजी पलट गई है। बुधनी में तीसरे राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव करीब 1800 वोटों से आगे हो गए हैं। शुरुआती 2 राउंड की काउंटिंग में ये पीछे चल रहे थे,
और उसके बाद अब बुधनी में बीजेपी ने फिर से बढ़त बना ली है। बुधनी सीट प्रतिष्ठित सीट है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की साख भी इस सीट से जुड़ी हुई है। वहीं विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत 6098 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहां 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है। तो बुधनी में जहां तीसरे राउंड की काउंटिंग के अब तक रुझान आए हैं, तो वहीं विजयपुर में 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बृजमोहन अग्रवाल की लंबे समय से सीट रही और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी लगातार आगे चल रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और करीब 14,000 वोटों से इस वक्त सुनील सोनी भी आगे चल रहे हैं। इन सब के बीच राजबाड़ा, इंदौर के राजबाड़ा से कुछ बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। राजबाड़ा में जश्न मनाया जा रहा है और ये तमाम मराठी समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, चूंकि इंदौर और उसके आसपास बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के लोग रहते हैं और अब जश्न वहां पर हो रहा है। चूंकि जिस तरह का परिणाम निकल के सामने आया, वो जश्न की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राजबाड़ा आपको ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त रवि सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ के उनके पास चलते हैं। रवि, क्या कुछ नजारा इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? इंदौर चुनाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के सेंटिमेंट यहां पर भी प्रभावित करते हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजवाड़ा पर फिलहाल एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, कारण ये भी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन कुल अगर तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि महाराष्ट्र के इन परिणामों की वजह से देश भर में भी इस तरह का जश्न जगह जगह मनाया जा रहा है और ये सभी ज़्यादातर वो लोग हैं जो महाराष्ट्र कम्युनिटी से जुड़े हैं, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं और सीमावर्ती इलाके भी बड़े हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी प्रभावित भी होता है, वहाँ के परिणाम, यहाँ के परिणाम, और जश्न मनाया जा रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ में लगातार पैनल यहाँ पर बना हुआ है, उनके पास चलते हैं। विनया पांडे जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल हम करना चाह रहे थे, जिस पर हम चर्चा भी किए थे इससे पहले, क्योंकि अब ये तो तस्वीर साफ हो गई कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या मंथन होगा? क्या एकनाथ शिंदे ही बनने जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक बार फिर से उभर रही है, तो कुछ नया इस बार हो सकता है? आप किस तरह के आकलन कर रहे हैं? जिस तरीके के रुझान महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि भाजपा अब मुख्यमंत्री पद किसी और को देने के मूड में रहेगी, क्योंकि 288 सीटें हैं। 288 में से तकरीबन 150 सीटों पे 146 या 146 सीटों पे भाजपा लड़ी, तो अकेली एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ी। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनकी सीटें भी सबसे ज्यादा आएंगी। जब महाराष्ट्र में चुनावों के संदर्भ में चर्चाएं चल रही थी, तब भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हमें बताया था कि अगर भाजपा 100 के ऊपर जाती है खुद के बलबूते पर, तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री राज्य में बनेगा। तो अब जबकि ये रुझान क्लियरली आ रहे हैं सामने, तो मुझे लगता है कि इस बार पिछले बार के तरीके से इस बार नहीं होगा। इस बार तो विनया जी, एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे या उनसे ये इस तरह की डील पहले हो गई है, या अगर ये बात है तो कि अपने जो मुख्यमंत्री थे उनको कैसे मनाएंगे, और जो अजीत पवार का हमेशा से सपना है मुख्यमंत्री बनने का, उनको वो कैसे समझाइश देंगे? वो क्या पहले से डील है कि ये अंडरस्टैंडिंग थी जो आप बता रही हैं कि ये अब होगी? देखिए, काफी कुछ निर्भर था इन निकालों पर। तो अगर हम देखें कि अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर भाजपा 100 से कम पे आती है या 80 से कम पे आती है, तो भले ही एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, उनको कम सीटें आए क्योंकि वो कम सीटों पे लड़े, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था और इस वजह से शायद वो कॉम्प्रोमाइज भाजपा को करना पड़ता। लेकिन अब हम जिस तरीके के रुझान देख रहे हैं, हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, अब जो जुड़ गए हैं उनके सामने और कोई राजकीय पर्याय या ऑप्शन नजर नहीं आता है और इस वजह से अंडरस्टैंडिंग में उनको जो दिया जाए और
हमें काफी वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो राष्ट्रवादी पक्ष के हों अजित पवार गुट के, या चाहे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हों, उन्होंने कहा कि अपेक्षा यही रहेगी कि सम्मानजनक जो उनको सीटें मिली है उस तरीके से उनको कॉम्पेंसेट किया जाए, और उस तरीके का अंडरस्टैंडिंग हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं महायुति के बीच तो में। क्या देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे मुख्यमंत्री, या आपको लगता है कोई और नया नाम आ सकता है? बीजेपी चौंकाती है हमेशा, बीजेपी चौंकाती है हमेशा, तो इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगी अभी के देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे या कोई और नाम आ पाएगा। लेकिन अब जिस तरीके के नंबर्स नजर आते हुए दिख रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस वापस आ जाएं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि भाजपा ने उनका चेहरा काफी प्रोजेक्ट किया हुआ था, चाहे मैनिफेस्टो रिलीज के वक्त हो, चाहे उसके बाद की कैंपेनिंग्स के वक्त हो, जो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स भी महाराष्ट्र में दिखाई दी। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के बाजू में उन्हीं के हिसाब से उतना ही बड़ा फोटो अगर किसी और का था तो वो देवेंद्र फडणवीस का था। तो इसलिए अभी महाराष्ट्र में भाजपा ने जो प्रोजेक्ट किया है उस हिसाब से लगता है कि देवेंद्र फडणवीस शायद आगे रहें, लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाती है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से ये भी चर्चाएं रही हैं क्या कोई महिला महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो किस तरीके से मोड़ लें सारी घटनाएं अभी कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों की वजह से काफी सारी चीजें संभलती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में। एक क्लियर पिक्चर आज शाम तक बहुत ही जल्द हमको दिखाई देगा। बिल्कुल, शाम तक क्लियर पिक्चर पूरी तरह से आ सकती है, लेकिन यहाँ पर विनया पांडे जी ने इस तरफ का इशारा तो कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर प्रचंड बहुमत यहां पर हासिल किया है, प्रचंड सीटें हासिल की हैं, तो पूरी संभावना है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस का क्या पदोन्नति होगी, चूंकि पहले वो सीएम रह चुके लेकिन अब डिप्टी सीएम की भूमिका में है, क्या उनकी पदोन्नति होगी या कोई नया चेहरा आएगा या कोई महिला चेहरा होगा, शाम तक इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश और लगातार चुनाव से जुड़ा अपडेट जारी है।